अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नए साल की नई सुबह में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नया साल है, नई खुशियाँ लेकर आया है हम सबकी ज़िंदगी में। नई उम्मीद है, एक नया हौसला है और एक नया कह ले के ताज़ा आगाज़ हम करने जा रहे हैं अपनी ज़िंदगियों का, अपने नए साल का। और उसमें मेरे ख्याल से हमें खुशी के लम्हात ज़्यादा याद करने चाहिए। अक्सर ये वो लम्हे होते हैं जब हम रुक कर ख़ुद से सवाल करते हैं कि हम कहाँ थे, क्या सीखा और आगे कहाँ जाना है। नया साल दरअसल कैलेंडर की तब्दीली नहीं होती है बल्कि सोच की तब्दीली का नाम होता है। इस मौके पर सबसे पहले हमें शुक्रगुजारी का जज्बा अपनाना ज़रूरी होता है। हमें उन नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए जो हमें गुज़श्ता साल में हासिल हुई हैं और उन तजुर्बात को भी कबूल करना चाहिए जिन्होंने हमें मजबूत बनाया है। उसके बाद बात आती है अहदाफ की। लेकिन याद रखें कि बेहतरीन अहदाफ वो होते हैं जो हकीकत के करीब होते हैं, जो रियलिस्टिक होते हैं, जो हमें मायूसी नहीं बल्कि हौसला पहुंचाते हैं। नया साल हमें ये भी सिखाता है कि रिश्ते हमारी असल दौलत है। ख़ानदान और दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, एक दूसरे की बात सुनना और खुशियों को बांटना ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत बना देता है। इसी तरह अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत का भी ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक सेहतमंद इंसान ही एक मुस्बत माशरा तश्कील दे सकता है। और अगर हम इस नए साल में एक अच्छी आदत अपना लें, एक मनफी रवैया छोड़ दें और ख़ुद को बेहतर बनाने का अज़्म कर लें, तो यही साल हमारी कामयाबी की बुनियाद भी बन सकता है। तो आइए इस नए साल को उम्मीद, मेहनत और मुस्बत सोच के साथ खुश आमदीद कहते हैं और उसे अपनी ज़िंदगी का एक बेहतरीन साल बनाने की कोशिश भी करते हैं। नए साल का पहला दिन है और आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। और जितने भी हमें देख रहे हैं उनका ये साल बहुत अच्छा गुजरे। पिछला साल गुजर चुका है, 2025 को हमने खैराबाद कह दिया है। कह ले के खुशी के साथ हम नए साल में एंटर कर चुके हैं। नया दिन है, नई उम्मीद है और कह ले के खुशियों भरा इंशाल्लाह ये हम सबके लिए हो, सेहत भरा ये हमारे लिए साल साबित हो और जितनी भी कामयाबियां हम समेटें इस साल में, हमें वो तमाम तर चीज़ें हासिल हो जिनकी हम ख्वाहिश करते हैं। जो जायज़ ख्वाहिशात हैं हमें उनको पूरा करने की ताकत मिले इस साल में। लास्ट कह लें कि जो कल वाला दिन था, आखिरी दिन था, बहुत से लोगों ने उसमें सोचा होगा कि हमने नए साल में क्या रेजोल्यूशन अपनानी है, नए साल में हमने अपने आप को किस तरह तब्दील करना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमने डट कर काम करना है, मेहनत करनी है, लगन लेकर आनी है, जद्दोजहद करनी है। तो उसके ऊपर आज से काम करना ज़रूरी है। अगर आज से ही आप काम करेंगे, सोच विचार करना शुरू करेंगे ना, तो आप एक रियलिस्टिक अप्रोच अपनाना शुरू करेंगे। रियलिस्टिक अप्रोच अपनाना बड़ा ज़रूरी है ताकि हम हकीकत पर मबनी चीज़ों के ऊपर काम करें और हकीकत पर मबनी चीज़ों को सोचें। अगर हम यहाँ से कुछ और सोच रहे होंगे ना और वो जो हकीकत पर मबनी है ही नहीं है, जो जिसका हकीकत से वास्ता ही नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके ऊपर आप जितना मर्ज़ी डट कर काम भी कर लेंगे, मेहनत भी कर लेंगे, लेकिन उसका आउटकम अच्छा नहीं आएगा। लेकिन हम यही चाहते हैं कि ये साल आप लोगों का, हम सबका मिलकर बहुत बहुत अच्छा रहे, हमारे लिए भी खुशियों भरा हो और आप लोगों के लिए भी खुशियों भरा हो। जो चीज़ें, जो गलतियाँ हमने 2025 में की हैं, उनसे हम सबक सीख कर नए साल में वो गलतियाँ कभी भी ना दोहराएं, उनसे बेहतर जो है ना इंसान बनने की कोशिश करें जो हम 2025 में थे। यही हमारा एजेंडा होना चाहिए, यही एक नई उम्मीद के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो हम भी प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, वक्तन फ़वक्तन हम नए साल का तड़का लगाते रहेंगे, आप लोगों को भी बताते रहेंगे कि जनाब नए साल में हम आ चुके हैं, 2026 का आगाज़ हो चुका है। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं और आज हमने एक्यूपंक्चर के हवाले से बात करनी है। आज के जदीद और मसरूफ़ दौर में जहाँ हमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, डिप्रेशन जैसे मसाइल जो है वो हर उम्र के अफराद में पाए जा रहे हैं। अब ज़हनी दबाव, बेचैनी, घबराहट, नींद की कमी और मुसलसल थकावट इंसान की जिस्मानी और ज़हनी कारकर्दगी को बुरी तरह मुतासर करती है। अब ऐसे हालात में लोग जो है वो रिवायती इलाज के साथ साथ मुतबादल और कुदरती तरीक़ों के बारे में भी जानना चाहते हैं। अब एक्यूपंक्चर
को इसी तनाजुर में एक अहम तरीका इलाज के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके बारे में ये जानना ज़रूरी है कि ये किस बुनियाद पर काम करता है, ज़हनी दबाव और बेचैनी पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं और क्या ये जो इलाज है ये वाकई महफूज है और मौसर भी है। तो आज हम इसी तरीका इलाज की अफादियत, इसके नताइज, मरीज़ों की ज़हनी और जज्बाती जो कैफियत है उसमें आने वाली मुस्बत तब्दीलियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर हसनैन मुर्तज़ा ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनसे जानते हैं। डॉक्टर हसनैन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। नया साल आपको मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक्यूपंक्चर के हवाले से डॉक्टर साहब हमने बात करनी है, और डिप्रेशन, एंजाइटी, जिस तरह मैं बात करती थी कि बहुत ज़्यादा और हर उम्र के अफराद में हमें ये चीज़ पाई जा रही है कि डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है। तो उसमें एक्यूपंक्चर कैसे काम करता है और एक्यूपंक्चर है क्या? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हमारे यहाँ आजकल स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसकी कोई नॉन कोज नहीं है। अगर हम एक्यूपंक्चर की तरफ जाएं तो सबसे पहले अगर आपके एक्यूट फेज़ है या सब एक्यूट फेज़ है, यानी कि स्ट्रेस एंजाइटी आपको हाल ही में या 6-8 महीने साल हुआ है शुरू हुआ, तो उस टाइम में आपकी बॉडी में कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। एक्यूपंक्चर उन प्रेशर पॉइंट्स को टारगेट करके तो आपके स्ट्रेस को काफ़ी हद तक मैनेज कर सकता है। ठीक है। अगर हम इसको देखें इंटरनेशनली, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्चेज हैं या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की वो इस चीज़ को क्लैरिफाई करती हैं कि एक्यूपंक्चर 70 to 80% केसेस में आपको हेल्प आउट करता है। अब ये हेल्प आउट किस तरह से करता है, हमें इस चीज़ को, इस मैकेनिज़्म को थोड़ा सा समझना चाहिए। और इसमें हम अपनी ऑडियंस के लिए कहेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि अगर उनको एक्यूपंक्चर मिलता है तो बेस्ट है, अगर नहीं तो वो खुद भी वो फ़ायदा अपनी कुछ चीज़ों से, कुछ एक्टिविटीज़ से ले सकते हैं जो एक्यूपंक्चर ही देगा उन्हें। अब वो किस तरह से होगा, उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी में 2 हार्मोन्स होते हैं, एक एंड्रोफिन होता है, एक कोर्टिसोल होता है। एंड्रोफिन जो होता है वो बेसिकली होता है प्लेयर हार्मोन और कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन होता है। अब कोर्टिसोल का लेवल ज़्यादा होने की वजह से आपकी बॉडी में स्ट्रेस आता है। उसको मैनेज करने के लिए जब आप एक्यूपंक्चर की तरफ जाते हैं, आपके प्रेशर पॉइंट टारगेट होते हैं, तो एंड्रोफिन हार्मोन का लेवल आपका बढ़ता है, जिसकी वजह से वो डोमिनेंट हो जाता है कोर्टिसोल पे। अच्छा, और आपका स्ट्रेस लेवल नीचे जाना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब उसमें किस तरह से वर्क करता है, हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं या हम देखते हैं स्ट्रेस लेवल जिनका ज़्यादा होता है, वो कहते हैं हमारी गर्दन के पट्टे अकड़े हुए हैं। गर्दन के पट्टे अकड़ जाने की रीज़न ये होती है, किसी भी बंदे में अगर स्ट्रेस की हिस्ट्री है, क्रॉनिक है, तो आप देखेंगे उसकी नेक स्टिफ होगी और आपको पॉइंट्स फील होंगे, जिस तरह नोट्स बनी हुई है। बिल्कुल। अब उन नोट्स को आपने क्या करना है, आपने उन नोट्स को प्रेस करके सर्कुलर मूव करना है। अच्छा। प्रेस करके जब सर्कुलर मूव करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, अगर आपके पास एक्यूपंक्चर नहीं है तो आप इसको सर्कुलर मूव भी कर सकते हैं, जो कि इसमें बड़ा हेल्पफुल होता है। आपको काफ़ी रिलैक्स होता है पेशेंट और उसके जो सिम्टम्स हैं वो ये रिलीज हो जाने से बेहतर हो जाते हैं। अब हमारे यहाँ क्या है, हम एक्यूपंक्चर और ड्राई नीडलिंग को मिक्स कर देते हैं। अच्छा। हालांकि एक्यूपंक्चर एक चाइनीज ट्रीटमेंट है, ड्राई नीडलिंग एक मस्कुलर ट्रीटमेंट है। हमारे यहाँ अवेयरनेस ना होने की वजह से लोग ड्राई नीडलिंग की तरफ जाते हैं। ड्राई नीडलिंग भी इफेक्टिव है, सही है, लेकिन कम्बिनेशन में विद एक्यूपंक्चर। नहीं तो एक्यूपंक्चर में किस तरह का तरीका इलाज है, मतलब उसमें क्या मेथड है, क्या यूज, किस तरह के टूल्स यूज किए जाते हैं, क्या होता है उसके इसमें अंदर? बहुत माइनर नीडल्स होती हैं, बहुत थिन नीडल्स, जो कि अगर एक बॉडी पे हम प्रिक करते हैं तो इतनी थिन होती है, उसकी मिनिमम पेन होती है या पेन होती नहीं है, पेशेंट को फील ही नहीं होता। अब वो जब आप प्रेशर पॉइंट टारगेट करते हैं, वो नीडल इंसर्ट करते हैं, उसकी वजह से आपकी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, हार्मोनल लेवल चेंजेस आते हैं और पेशेंट का स्ट्रेस ऑटोमेटिकली नीचे आता है। अब इसमें जब हम इंसर्ट करते हैं नीडल को, तो उसमें एक चीज़ हमने मेक श्योर करनी होती है कि हम उसे 5 to 7 सेकेंड तक होल्ड करें मिनिमम, अगर हम उसे होल्ड कर रहे हैं। उसके साथ क्या होता है, आपकी ब्लड की सर्कुलेशन आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होना शुरू होती है। अब कुछ चीज़ें, जिन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है, वो ये है कि जब पेशेंट स्ट्रेस के साथ आया है, उसके जो अपर ट्रैप मसल हैं, गर्दन के जो पट्टे हैं, कमर के ऊपर वाले पट्टे जो हैं, वो अकड़ जाते हैं। सही है। अब उस केस में आपने क्या करना है, जब भी एक्यूपंक्चर या नीडलिंग की तरफ आप जाएंगे तो आपने उसको बड़े ध्यान से और किसी ट्रेंड बंदे से करवाना है। क्यों? अदरवाइज वो आपकी नीमोथोरेक्स की तरफ आपको लेके जाएगा। नीमोथोरेक्स क्या होता है
कि जब नीडल लगती है आपको तो आपके जो लंग्स की लाइनिंग है वो बिल्कुल साथ जुड़ जाती है आपकी चेस्ट वॉल के, ओके जिस वजह से कार्डियक अरेस्ट होने का भी खतरा और पेशेंट वर्स्ट कंडीशन की तरफ जा सकता है। मतलब अगर ये वाला भी चीज किसी अनप्रोफेशनल से आप कराते हैं बिल्कुल इसी तरह, तो और आपको कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। ओके, उसमें इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको किसी भी किस्म का कार्डियक इशू है, हाँ, अब हमारे यहाँ लोग कहते हैं हमें कार्डियक इशू है लेकिन हमें कभी उसने तंग नहीं किया, हम मेडिसिन भी नहीं लेते तो हम बिल्कुल ठीक हैं, तो इसका मतलब वो ठीक नहीं है। आपको अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो आपको सबसे पहले बताना पड़ता है कि मुझे ये इशू है। सही है कि आप मतलब कार्डियक अरेस्ट वाले या जिनको दिल का मर्ज है वो इस ट्रीटमेंट से अवॉइड करें या वो सेफली करवा सकते हैं। आपने पहले अपने जो थेरेपिस्ट हैं उनको ये चीज़ बतानी है कि भाई मुझे ये इश्यूज हैं। अगर हम इसके अंदर देखें नीडल्स किस तरह की होती हैं, हाँ। अब इसमें हमारी बहुत माइक्रो नीडल्स के साथ ये 0.25 mm की नीडल्स होती हैं। अब जब आप इन्हें देखेंगे तो मसल की नोट के ऊपर आप रख के इसको जब प्रिक करेंगे तो आपको ब्लड की सर्कुलेशन इंप्रूव होती और विद इन फ्यू सेकेंड ही आपके सिम्टम रिलीफ होते फील होंगे। अगर पेशेंट मतलब अभी लगी ही है वो क्या मतलब वो पेन की सूरत में होती है, ये नीडल्स किस सूरत में होती है, जरा इसका थोड़ा स्ट्रक्चर भी हमें बताएं। ये नीडल बहुत छोटी होती हैं इस तरह से और उनको लगा दिया जाता है, आप लगा के ऊपर से इस तरह प्रिक करते हैं फिंगर से। जब आप फिंगर से प्रिक करेंगे वो आपकी बॉडी में इंसर्ट हो जाएगी। अच्छा, तो आप मसल को पकड़ के उसको आहिस्ता आहिस्ता आप इंसर्ट कर देंगे। अच्छा, मतलब वो हमारे मसल्स के अंदर मतलब ऊपर रहती हैं, सरफेस पे रहती हैं, हमें नजर आएंगी। ठीक है, आप ये जिस तरह हमें स्क्रीन पर नजर आ रही है बिल्कुल इसी तरह आपकी इसके एक एज होता है हार्ट, हाँ, जो स्प्रिंगी होता है, ठीक है, वो बाहर रहता है, जो उसका दूसरा एज है वो डीप जाता है मसल में। ओके, और इसमें आपने एक चीज और देखनी होती है कि पेशेंट कि किसी किस्म की कोई ब्लड डिसऑर्डर तो नहीं है पेशेंट को पहले। अगर इस किस्म के इश्यूज हैं तो पेशेंट ने इसकी तरफ बिल्कुल नहीं जाना होता। क्यों? क्योंकि उससे उसके और मल्टीपल इश्यूज या ब्लड थिनर्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उन पेशेंट्स के लिए ये सेफ़ नहीं होता। अब अगर हम देखें स्ट्रेस मैनेजमेंट में इसके साथ साथ और कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं जो बेहतर करती हैं। अब हमारे पास जब भी पेशेंट एक्यूपंक्चर की तरफ आता है तो उसको साथ अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपको डीप ब्रीथिंग करनी चाहिए। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज विद एक्यूपंक्चर बेस्ट कॉम्बिनेशन है स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए। ठीक है, अगर आपके पास अब स्ट्रेस की कंडीशन है, सबसे बड़ी रीज़न प्रॉपर स्लीप का ना होना। अगर आप एक्यूपंक्चर की तरफ जाते हैं तो आपका स्लीप पैटर्न भी बेहतर होता है। आपकी स्लीप पैटर्न पे भी फ़र्क पड़ता है। वो लोग जो कहते हैं हमारी नींद नहीं हमें आती, वो डिफरेंट टैबलेट्स की तरफ जाते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा वो एक्यूपंक्चर की तरफ आएँ, ना कि स्लीपिंग पिल्स की तरफ जाए। वो एक एडिक्शन है। आप किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं उसकी एक हद तक फ़ायदा है, उसके बाद भी उसका नुकसान है ना। फिर आपके और वाइटल ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, आपकी किडनीज डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। उसके साथ आप देखेंगे जो पेशेंट मेडिसिन लेते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, वो स्लो रहते हैं, वो उस तरह से एक्टिवली बात नहीं कर सकते, वो उस तरह से एक्टिवली किसी भी मोमेंट को वो हर टाइम गनूदगी के अंदर रहते हैं, आलम में रहते हैं। अब उनके अंदर ये चीज़ें होती हैं कि आपने बेस्ट ट्रीटमेंट है कि उनको एक्यूपंक्चर की तरफ जाना चाहिए एज कम्पेयर टू मेडिसिन। नहीं तो ये जो स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन के वजह से हम बात कर रहे हैं कि इसको रिलीफ लेने के लिए हम एक्यूपंक्चर करवा सकते हैं, लेकिन क्या फर्स्ट सेशन में ही हमें इतना रिलीफ मिल जाएगा या फिर हमें मल्टीपल सेशंस लेने पड़ते हैं इसके? इसमें 5 to 7 सेशंस होते हैं, लेकिन फर्स्ट सेशन में पेशेंट देखेगा 30 to 40% उसके सिम्टम रिजॉल्व हो चुके हैं। दूसरे तीसरे सेशन में जाके उसके सिम्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। बाकी सेशन उसने इसलिए करवाने कि वो रिवर्स ना हो। सही है, क्योंकि समटाइम आप जब छोड़ते हैं तो वो रिवर्स भी होना शुरू हो जाती हैं चीज़ें, तो आपने उन चीज़ों को रिवर्स होने से बचाना है। ये चीज़ सबसे पहले। और वो पेशेंट जिनमें पैनिक अटैक्स आते हैं, पैनिक अटैक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं कुछ पेशेंट्स में, उनमें भी एक्यूपंक्चर के बहुत अच्छे रिजल्ट। आपने पैनिक अटैक्स के वाले से भी बात की है कि उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, और उसकी प्लेसमेंट कहाँ पर है? फिर वो जो नीडल्स आप बता रहे हैं वो कहाँ पर लगती है? इसमें बिल्कुल इस तरह से है कि जो पैनिक अटैक्स के पेशेंट हैं उसमें आप नर्वस सिस्टम को टारगेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी के जो भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। आप सेंसिटिव पॉइंट्स को टारगेट करें और उधर आपने नीडल सेम उसी तरह प्रिक करनी है जिस तरह से
हम पहले बता चुके हैं कि बिल्कुल आपने ऊपर रख के स्प्रिंगी पार्ट के ऊपर आपने प्रिक करना है। अच्छा। और जब बॉडी में जाएगी मसल को पकड़ के आपने इंसर्ट कर देना है निडल को, और उसको 5 to 7 सेकेंड 10 सेकेंड आपने वहाँ पे होल्ड करना है। और जब आप प्रिक करेंगे, समटाइम कुछ पेशेंट्स होते हैं आपको उसी टाइम उनके स्ट्रेस में, जिस तरह कुछ पेशेंट्स हैं उनका एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, ऑटोमेटिकली वो नीचे आने लग जाएगा। नहीं तो वो क्या उनके यहाँ पे फोरहेड पे लगेंगे, उनके सर पे लगेंगे, कहाँ पर लगेंगे नीडल्स? उनकी बॉडी में जहाँ जहाँ भी प्रेशर पॉइंट्स होंगे, ओके, जहाँ जहाँ भी पॉइंट्स होंगे। मेजरली हम जो टारगेट करते हैं वो गर्दन के पीछे करते हैं। अच्छा, गर्दन के पीछे वाली साइड पे आप देखेंगे, अगर कोई हमारी ऑडियंस में से वो लोग जिनको स्ट्रेस का बहुत इश्यू है, उनके लिए मैं चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप नहीं करवा सकते हो पंक्चर, आप डरते हैं, तो आपने अपनी 2 फिंगर्स लेके उनको सर के पीछे रख के इस तरह से सर्कुलर मूव करते जाना। अच्छा, बिल्कुल सर्कुलर मूव करना। आप सर के पीछे कहीं भी रख सकते हैं इसे, जहाँ आपको टाइटनेस फील हो। ठीक है। आप देखेंगे 5 to 7 सेकेंड में ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस लेवल नीचे आ रहा है। अगर आपको एग्रेशन है वो ऑटोमेटिकली नीचे आएगी। और इसी के साथ हम कुछ पेशेंट्स में देखते हैं माइग्रेन के सिम्टम्स भी आते हैं उनमें, तो ये चीज़ें माइग्रेन में भी बहुत हेल्पफुल है। कुछ लोग होते हैं उनमें स्ट्रेस जब वो लेते हैं उनको माइग्रेन की तरफ वो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमारी आंखों पे स्ट्रेस आता है और हमें लगता है हमें नज़र आना कम हो गया, तो उनके लिए भी एक्सरसाइजेज और एक्यूपंक्चर बेस्ट है अगर उनमें इस किस्म के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर हम स्टडीज़ को देखें तो ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं 50 to 60 ईयर्स की एज में। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ 20, 30, 35 में ये सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लोग आते हैं करवाने? बहुत ज़्यादा आते हैं इस मतलब चीज़ कौन सी एज ग्रुप ज़्यादा आती है? जेनजीज ज़्यादा आते हैं आजकल। उनमें ये इशू अननोन कॉज है, और 70% केसेस ऐसे होते हैं जिनका मसला मसल का नहीं यहाँ का होता है। क्यों? उन्होंने एक चीज़ को देखा है, सुना है, अब उनको ये होता है कि हम ये ट्रीटमेंट करवाएं, हमें भी स्ट्रेस है। हालांकि आपको सबसे पहले हमारी ऑडियंस के लिए ये चीज़ है कि आपको आइडेंटिफाई करना आपको स्ट्रेस है कि नहीं है। हर छोटी छोटी बात पे अगर आप उसको ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो वो स्ट्रेस नहीं है, वो आपने अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपनी चीज़ें बेहतर करनी है। आप प्रॉपरली नींद नहीं ले रहे और आप कह रहे हैं मेरे में चिड़चिड़ापन है, तो वो आपका स्ट्रेस नहीं है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब है। तो आपको ये चीज़ देखनी ज़रूरी है कि आपको स्ट्रेस है कि नहीं है। अब जो 50-60 ईयर्स की या 70 ईयर्स की एज में जो पेशेंट है उनमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी या किसी भी किस्म के ट्रोमेटिक इवेंट की वजह से ये सारी चीज़ें आ जाएं, वो समझ में आती है। अगर आपका वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से है, या जिस तरह लोग कहते हैं हमें काम की टेंशन है, काम का स्ट्रेस है, तो वो स्ट्रेस नहीं है, वो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आपका ठीक नहीं होता है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेसफुल लग रहा होता है। अच्छा, एक कॉलर भी है, उनसे बात कर लेते हैं। मोहम्मद खान अफरीदी साहब ने हमें नौशहरा से कॉल किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया जनाब। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि एक्यूपंक्चर सिर्फ ये स्ट्रेस और डिप्रेशन के लिए या दूसरे जो डिजीज हैं जिस तरह ये नमूनिया और दूसरे बहुत सारे डिजीज हैं उनके लिए भी ये इस्तेमाल हो सकता है? ठीक है आफरीदी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आपने कॉल किया। उन्होंने कहा सिर्फ स्ट्रेस एंजाइटी के लिए या और भी जो मर्ज हैं उनके लिए भी एक्यूपंक्चर साबित है? स्ट्रेस, एंजाइटी और मस्कुलर डिसऑर्डर, अच्छा, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी और सिर्फ मस्कुलर डिसऑर्डर्स के लिए। ठीक है। बाकी चीज़ों के लिए आपको अपने जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं, जीपीज हैं, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। उसमें आपको प्रॉपर मेडिकेशन के साथ चलना चाहिए। चाइना में अगर आप देखें तो वो इसको डिफरेंट डिजीज़ के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा। लेकिन उनके पैटर्न्स बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हम यहाँ की बात करें, पाकिस्तान में हम उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए जनरल प्रैक्टिशनर है, मेडिकेशन है, आपको हर चीज़ को सिस्टमेटिक इन्वॉल्वमेंट के साथ ट्रीट करवाना चाहिए। मस्कुलर कंडीशन और स्ट्रेस एंजाइटी ऐसी कंडीशन है जिनको हम अपने तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। और ये इन 3 चीज़ों के लिए ये इन 3 चीज़ों के लिए बेस्ट है ये। सही है। इसके अलावा और कोई ऐसी बीमारियां नहीं है जिनके बिल्कुल लिए नहीं है जिनके लिए आप यूज़ किया जा सके। अगर आपको कोई कहता है कि बोन्स के इश्यूज़ हैं, आर्थराइटिस के इश्यूज़ हैं, तो उसमें आपको फिजियोथेरेपी की तरफ आना चाहिए, एक्सरसाइजेस की तरफ आना चाहिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ आना चाहिए, एज़ कम्पेयर टू आपको नीटलिंग वगैरह की तरफ जाना चाहिए। सही है। मतलब ये आप अगर आपको मसल का प्रॉब्लम है, असाबी कमज़ोरी है, जिस तरह बहुत ज़्यादा मसल आपके स्ट्रेच रहते हैं, आपको समझ नहीं आ रही थी, एंजाइटी, स्ट्रेस रहता है, उसके लिए आप ये करवा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है।
इसमें पेन तो नहीं होती है? नीडल्स की हम बार बार बात कर रहे हैं, तो ये पेनलेस प्रोसीजर है? ये बहुत माइक्रो नीडल्स होती हैं, इनकी बिल्कुल भी पेन नहीं होती, ठीक है। बिल्कुल भी इसकी पेन नहीं होती। कुछ पेशेंट्स होते हैं उनमें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की वजह से थोड़ी बहुत उन्हें पेन होती है, अच्छा। या अगर कोई पॉइंट गलत प्लेस करे, ओह, मतलब कि आपके किसी ऑर्गन के पास लगाए, ठीक है। हमेशा आपने उसे मसल्स में ही लगाना है नीडल को, मसल्स के अलावा आपने उसे कहीं नहीं अब लगाना। जैसे हम ये इन पिक्चर्स में भी देख रहे हैं, उन्होंने सर पे भी लगाए हुए, उन्होंने फेस पे भी लगाए हुए ये हैं। मसल्स हैं सब। तो ये फेस पे किस लिए लगा रहे हैं और सर पे किस लिए लगा रहे हैं? फेस में इसलिए लगा रहे हैं कि फेशियल नर्व की सप्लाई बेहतर होती है। ओके। आपकी फेशियल नर्व है जिसने आपकी फेस को सप्लाई करनी। आपका जब स्ट्रेस आता है आपकी सारी ये जगह सारी खिंच जाती है। इस स्ट्रेस को कम करने के लिए आप पेशेंट की चीक्स में, आप उसके एससीएम ये मसल होता है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, इसमें अच्छा। आप अपर ट्रैप में, लोअर ट्रैप में, आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। ये ओके। जहाँ जहाँ आपकी बॉडी में मसल्स हैं वहाँ आपकी बॉडी में प्रेशर पॉइंट है, ट्रिगर पॉइंट्स हैं और मोटर पॉइंट्स, आप उन्हें टारगेट कर सकते हैं इसके साथ। सही है कि ये आप फेस पे भी लगवा सकते हैं, बिल्कुल। आप सर पे भी लगवा सकते हैं, लेकिन वो देखा जाएगा कि आप किस तरीके का बिल्कुल इलाज इसी करवा तरह, रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, लेकिन कुछ स्टडीज़ ये भी कहती हैं डॉक्टर हसनैन कि ये हर कह लें कि बीमारी के लिए एक्यूपंक्चर कराया जा सकता है, बट हम या आप क्लेम कर रहे हैं कि सिर्फ स्ट्रेस के लिए, ये एंजाइटी के लिए, यहाँ पर मसल्स की बीमारियों के लिए बिल्कुल है। ये चीज़ मैंने जिस तरह आपको बताई, चाइना में ये रिसर्चेज अच्छा। हो चुकी हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ पे कोई रिसर्च, कोई एविडेंस मौजूद मतलब नहीं आप ये है। कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा उसकी प्रैक्टिस नहीं की प्रैक्टिस जाती नहीं है, की जाती। सिर्फ इन 3 चीजों के अंदर इसकी बिल्कुल प्रैक्टिस इसी की तरह। जा रही है एक्यूपंक्चर की। और यहाँ पे प्रैक्टिस के अलावा हमारे यहाँ प्रैक्टिशनर्स भी कम है, ना होने के बराबर है इस चीज़ ठीक में। है। तो इस चीज़ में आपको रिसर्चेस के साथ सबसे पहले यहाँ पे रिसर्चेस करनी चाहिए, देखना चाहिए कि इसके ऊपर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर हम चाइना में भी देखें तो वहाँ पे बहुत लिमिटेड रिसर्चेज हैं, अच्छा, जो एस्थमा, सीओपीडी, इन डिजीज़ के ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं। सही है। अगर आप देखें तो वो चाइना की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग वो कहते हैं 20% केसेस में आप देखेंगे बाकी डिजीज़ जो हैं उनमें पेशेंट के सिम्टम रिजॉल्व हो रहे हैं। और साथ वो ये भी चीज़ क्लेम करते हैं कि इसकी जो हमें नहीं पता चल रहा कि ये सिर्फ इसी की वजह से पेशेंट ठीक हुए हैं या टाइम के साथ साथ ऑटोमेटिकली उनके सिम्टम्स नीचे आ गए हैं। ओके। तो ये चीज़ देखनी भी ज़रूरी होती है कि अगर कम लोगों में एक चीज़ के रिजल्ट्स आ रहे हैं तो टाइम के साथ ऑटोमेटिकली सिम्टम रिजॉल्व हो रहे हैं या फिर ट्रीटमेंट सिम्टम ट्रीटमेंट हो रहे हैं। मतलब डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं ना, जैसे हम कोई ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं और हम अपना लाइफस्टाइल भी बेहतर कर बिल्कुल लेंगे, इसी सही तरह। चीज़ें करना शुरू हो जाएंगे, तो वो ट्रीटमेंट के असरात ज़्यादा बेहतर होना शुरू बिल्कुल हो इसी जाएंगे। तरह, बिल्कुल। तो ये इसी तरह ही होता है। मतलब चाइना में शायद और भी बीमारियों का इलाज इसके थ्रू किया चाइना जा में रहा हर हो, चीज़ लेकिन का है। हमारे यहाँ पे रिसर्चेज नहीं है उस बिल्कुल इसी हिसाब तरह। से। सही है, इसलिए हम सिर्फ इस 3 कह लें कि चीज़ के अंदर ही हम इसको एक्यूपंक्चर को कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या प्रोसीजर बहुत एक्सपेंसिव है या लोग अफोर्ड कर सकते हैं? ये इजीली हर कोई अफोर्ड कर सकता है। मैक्सिमम ये प्रोसीजर 4 to 5,000 मैक्सिमम जाता है 1 पर सेशन? 1 पर सेशन, और ये Okay. स्टार्टिंग 1000-1500 अराउंड होता है। अच्छा। और कुछ सेंटर्स ऐसे भी हैं जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं ठीक है। प्रोसीजर। तो ये चीज़ देखनी पड़ती है और सबसे पहले पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि पेशेंट को इस प्रोसीजर की ज़रूरत है भी सही है। कि नहीं ज़रूरत ठीक है। है। अगर हम देखें तो स्ट्रेस के पेशेंट जब आते हैं या पैनिक अटैक्स के पेशेंट आते हैं या ड्रग्स एडिक्टेड जो पेशेंट्स हैं उनकी बात भी हम करें, जो लोग ड्रग्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, एडिक्टेड हैं, उनमें क्या होता है, उनमें स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। जब उनको इस तरह की चीज़ों से दूर रखा जाता है, रिहैब में लाया जाता है, तो उनमें स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स और एग्रेशन, उनका हर चीज़ बढ़ जाती है। तो उसमें भी अगर आप देखें तो एक्यूपंक्चर का बहुत मेजर रोल है। उसके अंदर भी एक्यूपंक्चर करने से आप पेशेंट को काफ़ी हद तक सेटल डाउन करके उसके सिम्टम को रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत रिलेट नहीं कर रहा है हिजामा के साथ? बहुत सिमिलर नहीं है हिजामा के साथ? अगर हम इसको हिजामे के साथ करें हाँ। तो बिल्कुल सिमिलर है ये। हिजामा अगर आप देखें, हिजामा एक वेट कपिंग है। ओके। और ये ड्राई ट्रीटमेंट है, इसमें कोई ब्लड की इन्वॉल्वमेंट नहीं, किसी किस्म का ठीक है, ब्लीड नहीं ठीक करता है। अनलेस अनटिल पेशेंट कोई ब्लड थिनर नहीं लेता। और दूसरी तरफ अगर हम हिजामा की बात करें तो हिजामा ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम ब्लड निकालते हैं वेट। अगर हम हिजामा को देखें तो हिजामा में 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है। एक होता है वेट कपिंग, एक होती है डायनामिक cupping। कपिंग, जिसको हम कहते हैं ड्राई कपिंग। ओके। उसको बेसिकली डायनामिक कपिंग कहते हैं। वो Okay। मस्कुलर कंडीशंस के लिए होती सही है, है। स्पेसिफिक सिम मसल्स के लिए। और जो हिजामा है वो मल्टीपल डिसऑर्डर्स के लिए आप कर सकते हैं।
सही है जी। आज हमने इन डिटेल में एक्यूपंक्चर के हवाले से बात की है कि डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी में आप ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, किस तरह करवा सकते हैं, और किसी प्रोफेशनल बंदे से ही आप करवाएंगे तो ये इसका जो कह लें कि असरात हैं ये सही आपको मिलेंगे, इसके रिज़ल्ट सही मिलेंगे, वरना इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं। तो इसलिए अगर आप कराने के सोच रहे हैं कराने का तो किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास ही जाइएगा। तो डॉक्टर हसनैन मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर हसनैन, थैंक यू सो मच कि आप आए और इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, हम यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। और जनाब आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट पर। और साल नया आ चुका है, उसका आगाज़ हमने कर लिया है, और नए साल में किस तरह के फ़ैशन ट्रेंड्स रहने वाले हैं अब हमने उसके ऊपर बात करनी है। स्टाइलिंग किस तरह की रहेगी, कपड़ों के ख़ास तौर पर ट्रेंड्स किस तरह के आने वाले हैं, सर्दियां भी हैं, और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ नरगिस बेग ने ज्वाइन किया है जो कि फ़ैशन डिज़ाइनर है। तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे बात करेंगे फ़ैशन ट्रेंड्स के हवाले से जो कि 2026 में रहेंगे। तो नरगिस, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको नया साल बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। जज़ाकल्लाह। नरगिस, 2025 चला गया है, 2026 आ गया है, तो ऑब्वियसली जब कुछ नई चीज़ें आती हैं तो वो अपने साथ कुछ नए ट्रेंड्स भी लेकर आते हैं। तो 2026 किस तरह के नए ट्रेंड्स लेकर आ रहा है अपने साथ, क्या आपको लग रहा है अभी फैशन की दुनिया में? जी, अगर हम बात करें वेस्टर्न का, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, यू नो, अगर लोग ईस्टर्न भी वेयर करते हैं तो उसमें भी कुछ फ्यूजन क्रिएट करते हैं। लाइक कोई भी इस तरह से वेस्टर्न में अगर आप बात करते हैं कोट सेट्स की, तो कोट सेट्स में भी यू नो कि कॉम्फी भी बहुत होते हैं, ड्रॉप शोल्डर्स आर ट्रेंड में हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें जीन्स की, तो बहुत ज़्यादा वाइड लेग में जीन्स अभी ट्रेंड में है, और क्रॉप टॉप्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। प्लस जो निट वेयर के जो हमारे हैंडमेड स्वेटर्स हैं वो बहुत प्यारे फंकी कलर्स में आजकल ट्रेंड में है। तो ये सब जो फैशन हमारा वेस्टर्न में जो मेन है वो ये सब चीज़ें हैं कि अगर आप जीन्स के साथ वेयर करें तो आप निट वेयर स्वेटर्स टाइप वेयर कर सकते हैं। और अगर आप अभी विंटर्स की मुनासबत से अगर आउटडोर कोई भी आपका इवेंट है, आप उसके लिए लॉन्ग कोट्स वेयर करते हैं तो वो ओवर साइज चल रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा वेस्टर्न में। ओवर साइज का, ड्रॉप शोल्डर्स का, लाइक बैगी पैंट्स हैं, वाइड लेग पैंट्स हैं, ये ज़्यादा ट्रेंड में मतलब 2026 में भी वो जो कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा फैशन जो हमने देखा था 2025 में वही रहेगा बहुत ज़्यादा कम्फी कट्स में है। अगर ईस्टर्न है वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कट्स में है क्योंकि लॉन्ग में है। और अगर शॉर्ट में आप कॉर्ड सेट वेयर करते हैं तो वो भी बड़े खूबसूरत कलर्स में है जो कि आपको बड़ा फ्रेश लुक देते हैं। अगर हम डार्क कलर्स की बात करें तो उसमें चिली रेड है, बर्गंडी ब्राउन्स हैं, बर्गंडी रेड है, चॉकलेट ब्राउन है, चारकोल है, इस तरह के बहुत सारे शेड्स हैं जो आपको बहुत वार्म लुक भी देते हैं विंटर्स की मुनासबत से। और अगर आप फंकी कलर्स की बात करते हैं तो येलो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ग्रीन के शेड्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगती है कि 2025 में ही रहनी चाहिए थी, अब वो 2026 में वो फैशन ट्रेंड नहीं आना चाहिए? एक्चुअली अगर हम रिगार्डिंग कलर्स बात करें तो हमारे पास एक बड़ा बेस्ट ऑप्शन होता है, सेफ भी होता है, बट हमारे पास बहुत ही एक समझ ले कॉमन सा कलर है ब्लैक। तो एवरीबडी जो है ना वो पसंद करता है कि हम ब्लैक वेयर कर लें, लाइक वो सेफ कलर है, स्मार्ट लुक देता है, आपको चबी लुक नहीं देता। और ब्लैक की जगह पर आई थिंक इंस्टेड ऑफ ब्लैक हमें जाना चाहिए रेड बर्गंडी की तरफ, चॉकलेट की तरफ, ब्राउन्स के शेड्स में। लाइक हमें अगर हम पेस्टल में लाइक करते हैं, लाइक कुछ लोगों की पर्सनैलिटी पे लाइट शेड सूट करते हैं, तो अगर वो लाइट शेड्स में जाना चाहते हैं तो पेस्टल में न्यूड ब्राउन्स, न्यूड पीची एंड आइस ब्लू बहुत अच्छी सेफ ऑप्शन है जो आपको एक इन्हांस नहीं करती, आपको स्मार्ट लुक देती है। बट अगर आप ब्लैक की जगह पर कोई भी डार्क कलर अपनाना चाहते हो, आप कोई भी डार्क कलर वेयर करना चाहते हो, तो फिर आप बर्गंडीज में जाओ, आप रेड्स में जाओ, आप रेड चिली में चले जाओ, आप मोचा ब्राउन में चले जाओ। आजकल मोचा ब्राउन का बहुत ट्रेंड है। तो आई थिंक हमें ब्लैक को थोड़ा सा स्किप करके अगर डार्कर टोन्स को ही हमने एक्सेप्ट करना है तो हम उनको डिफरेंट शेड्स में कर सकते हैं। मतलब वो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ब्लैक ही वेयर कर सकते हो, अदरवाइज सेफ ऑप्शन तो ब्लैक है, बट उसकी जगह पे बहुत सारे कलर्स है जिसने उसकी जगह ले ली है, जिसको आप ट्राई तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। 2026 में ट्राई तो करें ना, ट्राई तो कर सकते हैं क्योंकि वो पता है हर एक ने ब्लैक 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 पहना होता है और वो आपको ना थोड़ा सा डल भी कभी कभी कर देता है। आप लाइक अगर आप ज्यादा अर्ली मॉर्निंग पहनते हो तो वो सुबह सुबह में ना आपको एक ब्लैक कलर इतना वो वार्म लुक नहीं देता जो कि इवनिंग्स में देता है, लाइक विद रेड लिपस्टिक एंड यू डार्क शेड, यू नो। तो उसके साथ अगर हम इंस्टेड ऑफ ब्लैक डिफरेंट शेड्स यूज
यूज़ करें तो आई थिंक वो ज़्यादा आपको कूल और फ्रेश लुक देता है। ओके, ठीक है कि मतलब 2026 में आप ब्लैक की जगह आप डिफरेंट टोन्स जो हैं कलर के वो डार्क एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं, उसको ट्राई तो एटलीस्ट करें ना, थोड़ा सा अपने आप को चैलेंज भी करें। और अगर जो बच्चियां स्पेशली जो यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं, अगर वो थोड़ा फंकी कलर्स में जाना चाहती हैं, लाइक आजकल स्कर्ट्स का बहुत ट्रेंड है, ठीक है, जितने भी ड्रॉप शोल्डर्स हमारे कट्स चल रहे हैं उनके साथ आप स्कर्ट्स भी वेयर कर सकते हो, बहुत अच्छा। आप वार्म लुक में भी रहते हो, आप एक ऊजी अपना जो है वो गेटअप भी कर लेते हो और आप खुद भी सेफ रहते हो लाइक इतनी ठंड से। तो आप उसके साथ डीप ऑरेंजेस में भी जा सकते हो, आप येलोज में जा सकते हो, आप ग्रीन के फ्रेश कलर्स पिक कर सकते हो। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप मॉर्निंग में वेयर कर रहे हो, आप इवनिंग में कर रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी पे क्या सूट करता है। तो फिर जितने भी कलर पैलेट्स हमारे 2026 के हैं उसमें से आप अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी चूज कर लें। सही है। चलिए, ये तो हमने कलर्स के वाले से बात की जी। अच्छा, ये तो आपने बताया कि डार्क कलर्स जो चल रहे हैं इस वक्त ट्रेंड में, लेकिन कोई ऐसा कलर है जो आपको लगता है कि 2026 में उसकी एडिशन हो सकती है इन कलर पैलेट्स के अंदर? जी बिल्कुल, ऑरेंज अभी रिसेंटली है वो जो ऐड हो रहा है, क्योंकि हमने 2025 में इतना ज़्यादा ऑरेंज कलर के डिफरेंट टोन्स जो है वो नहीं देखे, लाइक वो पीची न्यूड में ही चल रहा था। बट अभी क्योंकि वार्म शेड्स इन होते, थोड़े ब्राइट शेड्स चलते हैं विंटर में, क्योंकि हम पूरा साल पाकिस्तान में मैक्सिमम तो समर्स ही होते हैं, तो हम लाइट न्यूड शेड्स को ज़्यादा पिक करते हैं, उसमें हम कंफर्टेबल फील करते हैं कि आप हीट भी अब्जॉर्ब ना करें। बट अकॉर्डिंग टू विंटर जब आप डार्क शेड्स की तरफ जाते हो तो आपकी कलर पैलेट जब चेंज होती है तो उसमें लाइक अगर हमारे पास ऑरेंज न्यूड में था तो अभी वो डीप ऑरेंज में आ गया है, अगर आइस ब्लू में था तो वो नेवी ब्लू में आ गया है, अगर वो वही ब्लैक तो कि ओवरऑल चलता ही है हमारा व्हाइट एंड ब्लैक पूरा साल चलता है। इस दफा विंटर में व्हाइट भी हमारा काफी इन है विद द वार्म कॉलर्स और ये फर्स वगैरह के साथ। लाइक अगर आप कोई भी लॉन्ग कोट वेयर करते हैं, हमारा बेज कलर बहुत जो सेफ कलर है बेज है, तो उसके साथ हमारी एक कोई भी आप स्टेटमेंट ज्वेलरी पहन लें, आप लॉन्ग कोट भी अगर वेयर करते हैं तो इट डजंट मीन कि आप कोई सिंपल लुक में हैं, आप उसके साथ कोई भी स्टेटमेंट ज्वेलरी वेयर करते हैं वो आपको एकदम से इनहैंस लुक देता है। तो आप ये सब कलर्स उन्हीं सेम पैलेट्स को लेकर आप वार्म टोन्स में आ जाएं। अगर आप ग्रीन्स के लाइट कलर्स में हैं, पेस्टल शेड्स में हैं, तो अभी जो विंटर का हमारा है अपकमिंग प्रोजेक्ट उसमें हमारे ज़्यादा डार्क में लाइक ऑलिव ग्रीन की तरफ हम मूव कर लेते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू सीजन जो है हमारे कलर पैलेट्स चेंज होते रहते हैं, पैलेट्स चेंज होते रहते हैं। चलिए, कलर्स की ऊपर बात कर लिए, फैब्रिक कुछ नया आने को है ट्रेंड में 2026 के अंदर, कोई नया डिजाइन, कोई नया फैब्रिक जो हमें देखने को मिले? अभी डेनिम बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, डेनिम कोट सेट्स आर वेरी मच इन ट्रेंड। अभी रिसेंटली 2025 में भी चल रहा था और आई थिंक कि वो पर्सनली मेरे अपने क्लाइंट्स भी बहुत पसंद कर रहे हैं, कस्टमाइजेशन भी करवा रहे हैं। कुछ लोग स्कर्ट्स के साथ डेनिम वेयर कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो ओपन कट के साथ कोट सेट्स में वेयर कर रहे हैं, कुछ लॉन्ग जैकेट्स में कर रहे हैं। तो आई थिंक ये जो ट्रेंड है वो चलेगा 2026 तक, क्योंकि लोग पर्सनली इसमें कंफर्टेबल भी रहते हैं, एक आपको यंग लुक भी मिलती है, क्योंकि डेनिम हमेशा आपको फ्रेश लुक देता है, उसके कलर्स इतने फ्रेश होते हैं और वो बहुत सेफेस्ट कलर हैं, लाइक वो आपका कंप्लेक्शन डल नहीं करते, ठीक है, आपको एक गर्लिश लुक देते हैं। और स्पेशली हमारी जितनी भी कॉलेज गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियां हैं वो भी ज़्यादा पिक करती हैं कि फ्रेश ब्लू के कलर्स हों। अकॉर्डिंग टू वेदर भी बहुत अच्छा लगता है कि ब्लूज बहुत ज़्यादा विंटर्स में इन होते हैं। तो आई थिंक डेनिम जो है वो चलने वाला है मज़ीद, मतलब ये भी ट्रेंड में आने वाला है डेनिम, वो उसके कोट सेट्स भी और जैकेट्स भी और ये जीन्स भी, लॉन्ग मैक्सीज भी है, इवन कि जो अबाया वेयर करती हैं वो भी जीन्स के अबायास जो हैं वो कस्टमाइज करवा रही हैं। डेनिम के अबायास, तो हमने तो वो देखा ना, जैसे स्कर्ट्स भी आजकल चल रहे हैं, डेनिम के स्कर्ट्स, डेनिम के काफ़ी ज़्यादा स्कर्ट्स जो हैं वो ट्रेंड में है। इसके अलावा हमारा जो वूल फैब्रिक है, हमारा जो फर्स के साथ चलता है वो तो चलता ही चलता है विंटर में, लेकिन उसको भी आप अगर कैरी करते हो डिफरेंट तरीके से, जैसे मैंने कहा कि अगर आप अपने आप को फुल कवर्ड भी रखते हो तो आप कोई स्टेटमेंट इनहैंस करने के लिए ज्वेलरी पहन लो, आप कोई भी फर वेयर कर लो, लाइक आई एम वेयरिंग, तो आप कोई भी फर भी अगर वेयर कर लो तो वो आपको एकदम से बहुत रिच लुक देता है। लाइक आपका अगर सिंपल सा कोई ड्रेस एलिगेंट सा भी है तो आपकी फर एकदम से आपको रिच लुक देती है, तो वो आप कंफर्टेबल भी रहते हो, खुद को गर्म भी रखते हो और वो देखने वाले को भी आपकी समर्स के अकॉर्डिंग एकदम से लुक चेंज हो जाती है, चेंज लग रही होती है। सही है। लाइक इंस्टेड ऑफ स्टॉलर्स की तरफ अगर हम शॉल्स या स्टॉलर्स की बात करें तो आई थिंक कि 2026 में जो फर्स के स्टॉलर्स हैं वो ज्यादा ट्रेंड में हैं। ओके, लेकिन ये भी अब जैसे फर्द वाले ये स्टॉलर्स की आप बात करिए, लेकिन ये भी किसी किसी को सूट करते हैं ना, हर कोई तो नहीं पहन सकता, लेकिन उसमें भी डिफरेंट आप कैटेगरीज में जा सकते हैं। लाइक इफ यू आर बल्की तो आप थोड़ी सी सॉफ्ट
फर में ले लें जिसको आप मूव कर लें। अगर आपकी नेक जो है वो बहुत वाइड है, आप उसको कवर करने के लिए थोड़ा सा डबल नेक को जब आप मूव करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली नेक स्लिम लगेगी। और जो स्किनी बच्चियां हैं वो थोड़ी सी हैवी फर में जा सकती हैं, लाइक उनको थोड़ा सा वेट चाहिए होता है नेक के ऊपर, तो आपकी चॉइसेस थोड़ा सा चेंज हो जाती हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि अकॉर्डिंग टू योर फिजिक या अकॉर्डिंग टू योर हाइट, लाइक अगर आप थोड़ा शॉर्ट हाइटेड हो तो फिर आप इतनी हैवी फर आपको सूट नहीं करेगी, बट अगर आप अच्छी हाइट में हो तो फिर आप कोई भी फर यूज कर सकते हो, वो आपकी हाइट को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। अच्छा, फर में भी अब डिफरेंट कलर्स भी तो हैं, हर कलर लेना है आपने या कुछ स्पेसिफिक कलर्स हैं जो आप ले सकते हो और उनका मल्टीपल यूज कर सकते हो? लाइक ब्लैक अगेन, ब्राउन्स में और ऑफ वाइट बेज, ये आपके 2-3 बेसिक इस तरह के कलर्स हैं जो आपके हर ड्रेस के साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब हर कलर उठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिपेंड भी करता है ना कि आपको, अक्सर लोगों को बहुत न्यूड कलर सूट करते हैं, अक्सर लोगों को बहुत डार्क लिप कलर्स, डार्क फर्स, डार्क शेड सूट करते हैं, तो वो आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, या फिर आप एक कोई लाइट कलर में ले लो फर, लाइक बेज बहुत सेफ है, ठीक है, वो आप किसी भी कोट के साथ, किसी भी डेनिम जैकेट के साथ, किसी भी लेदर जैकेट के साथ इवन अगर आप वेयर करते हो तो वो भी आपको लाइट डार्क का एक कॉम्प्लीमेंट करता है। लाइक अगर आपकी डेनिम जैकेट है या आपकी अगर सपोज के चॉकलेट ब्राउन में आपकी लेदर जैकेट है तो आप बेज के साथ उसको वेयर कर सकते हो, और अगर आपकी बेस लाइट है तो उसको आप डार्क फर के साथ कर सकते हो। मतलब आपको थोड़ा सा ना मिक्स एंड मैच करके करना पड़ता है, क्योंकि आपको हर चीज को जो है ना थोड़ा प्रोमिनेंट करना पड़ता है। सपोज अगर आपने ब्लैक कोट पहना है और अगर आप ब्लैक ही स्टॉलर्स ले लेते हो तो वो बिल्कुल मिक्स हो जाता है, ब्लेंड हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा ऑपोजिट कलर्स के साथ खेलना पड़ता है। वही है ना कि आपकी वार्डरोब में इतनी चीजें होती हैं, बस आप उनको कॉम्बिनेशन करके पहन लो ना तो वो नया ही एक अटायर बन जाता है। एक अटायर बन जाता है। स्पेशली आपकी वार्डरोब में इस तरह के बेसिक्स होने चाहिए जिनमें वाइट, ब्लैक और बेज और न्यूड का कोई सा भी आप बेज का टेक्सचर ले सकते हो किसी भी फैब्रिक में, लाइक समर्स में भी और विंटर में भी, उनको आप डिफरेंट चीज़ों के साथ वेयर कर सकते हो। आप उसी को लॉन्ग कोट के साथ पहन लो एज अ इनर, लाइक अगर लॉन्ग मैक्सी है आप उसके ऊपर लॉन्ग कोट भी वेयर कर सकते हो, ठीक है, मैक्सी के ऊपर आप शॉर्ट जैकेट भी वेयर कर सकते हो। अगर आपका स्कर्ट है उसके साथ भी आप शॉर्ट अगर वेयर करते हो, कोई भी क्रॉप टॉप, तो उसके ऊपर भी आप लॉन्ग कोट वेयर कर सकते हो। तो डिपेंड करता है, आप उन्हीं चीज़ों को कुछ वर्सिटाइली मतलब आप वेयर कर सकते हो। कैरी करने की बात है कि आप किस तरह से किस चीज़ को करते हो। अब आपने जैसे हमने भी देखा है कि वो मैक्सीज आजकल चल भी रही है, गर्मियों में भी ट्रेंड में थी और सर्दियों में भी बंदों की चल रही है, तो वो भी क्या सब ही पहन सकती हैं जितनी भी खवातीन है, या किसी बॉडी टाइप वालों के लिए सही है, किसी के लिए नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप मैक्सी वेयर करते हो तो उसके साथ आप हील जरूर पहनो। हील के साथ हील्स जो है ना आपकी लेंथ को भी इनहेंस करते हैं, आपको स्मार्ट लुक भी देते हैं और उस ड्रेस को मजीद प्रोमिनेंट करते हैं, क्योंकि लॉन्ग लेंथ के साथ अगर आप फ्लैट्स पहनते हो ना तो वो सूट नहीं करता, वो आपको मजीद जो है ना वो दबा देता है। और अगर आप चबी हो तो फिर तो आपको डेफिनेटली हील्स की तरफ जाना चाहिए कि वो थोड़ा सा आपको जैसे ही आपकी लेंथ जो है वो थोड़ी इनहेंस होती है तो ऑटोमेटिकली आपका स्मार्ट लुक आ जाता है। हर कोई वेयर कर सकता है मैक्सी, व्हाई नॉट, बट डिपेंड करता है कि मैक्सी के डिफरेंट सारे कट्स हैं कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, आपकी पियर शेप बॉडी है, आप बहुत स्किनी हो, आप चबी हो, आपके फैट कहाँ पर है, शोल्डर्स पे है, नेक एरिया पे है, आपके बाजू हेल्दी हैं। लाइक अगर आपके बाजू थोड़े चबी हैं, आपको कुछ होते हैं इस तरह के लोग जिनके बाजू कुछ या तो लंबे होते हैं या फिर कुछ के जो है ना वो हमारे पास साइजेस जब आते हैं तो हम उन्हें गाइड करते हैं कि अगर आपकी फिजिक में ये है तो आपको इस तरह का स्लीव लेना चाहिए, आपको कवर्ड रहना चाहिए। अगर आप स्किनी हैं, आप स्लीवलेस वेयर करते हैं इन समर्स, तो उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अगर आप विंटर में करते हैं, लाइक अगर आप पहले से ही चबी हैं और आप बहुत ज़्यादा फर वाला कोई भी जैकेट वेयर कर लेते हो तो वो तो आप अपने स्लीव्स को और ज़्यादा इन्हेंस कर देते हो, तो फिर आपको अपने स्लीव्स के ऊपर कम काम चाहिए, ठीक है। और अगर आपको आपकी नेक में इशू, आपको ये लगता है कि आपकी नेक हैवी है या डबल चिन है, तो उसके साथ फिर आप ज़्यादा इस तरह की चीज़ें वेयर ना करो जो आपको फ्रंट पे एकदम से हैवी लुक दे, फिर आपको थोड़ा सा कट्स की तरफ जाना पड़ता है। लाइक हमें अगर योक अक्सर लोगों को बहुत सूट करती है कि आप फ्रंट योक पे काम करें, तो फिर उसमें भी स्लिम कट आ जाता है, बिकॉज आपकी बॉडी में कट आ जाता है, एक लाइन आ जाती है, तो वो आपको जब 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है ऑटोमेटिकली आप स्लिम लगते हो। तो जो है वो डिजाइनर्स की तरफ अब कम जा रहे हैं, बाजारों में इतने अच्छे अच्छे कपड़े और उसके ऊपर डिजाइनिंग इतनी अच्छी आई हुई है कि लोग वहां से लेके और सिलवा लेते हैं। बट ये कि आपको गाइडेंस जरूरी होती है। लाइक सपोज मेरा अब स्टिचिंग का भी हमारा काम है, ठीक है, हमारे पास अगर कोई भी फैब्रिक भी क्लाइंट अपने हिसाब से लेकर आता है, अपनी बजट के हिसाब से लाता है, अपनी पसंद से लेके आता है, तो हमारी गाइडेंस से उस फैब्रिक को आप वो ये कह सकते हैं कि 4 चांद लगा सकते हैं, एलिवेट कर सकते हैं, आपको ट्रेंडी बना सकते हैं। और दूसरा ये कि एक तो गाइडेंस के अलावा भी फिर आपको ये होता है कि आपकी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग भी हम आपको गाइड कर देते हैं कि आप एक तो फैब्रिक कितना लें, किस कट के लिए। अक्सर ऐसा होता है कि शॉपकीपर्स आपको
बता रहे होते हैं लाइक बाजी आप 5 यार्ड्स ले लें, वो कभी कभी हमारे लिए एक्स्ट्रा भी हो जाता है, कभी कभी कम भी हो जाता है। तो एक तो हम उन्हें पहले ही गाइड कर देते हैं, जो मेरी पर्सनल क्लाइंट्स हैं जो मुझसे कस्टमाइज कराती हैं वो मुझे पिक्चर शेयर करती हैं कि हमें ये कट चाहिए, देन मैं उनको फैब्रिक भी गाइड कर देती हूँ कि इस कट के लिए कौन सी सिलवट किस में अच्छी आएगी, इसमें कौन से आपको इस तरह के कट्स चाहिए जो इस फैब्रिक में अच्छा आएगा। एक तो उनके पैसे वेस्ट नहीं होते, वो उतना ही फैब्रिक लेती हैं जो उनको यूटिलाइज हो जाता है उनके कट में। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। प्लस ये कि अगर आप खुद से भी कोई लोकल मार्केट से उठाते हो तो एटलीस्ट बहुत सी हमारी ख्वातीन माशाल्लाह ऐसी हैं, आई विल वेरी अप्रिशिएट कि जो खुद से भी डिज़ाइनिंग करती हैं तो बहुत अच्छा करती हैं, बिल्कुल। बट डिज़ाइनर के पास आने का फ़ायदा आपको ये है कि ज़रा गाइडेंस मिल जाती है कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट भी करते हो तो आपको एक गाइडेंस मिल जाती है कि यार वो कोई रॉन्ग साइड पे ना चला जाए। मतलब एक वो ट्रेंड होता है ना कि डिजाइनर को पता होता है कि आपने किस तरह, वो तो पुरानी चीजों को भी नया कर देते हैं, डिजाइनर्स की ऐसी स्किल्स होती है। तो आज हमने बात की है कि फैशन ट्रेंड्स जो है 2026 में किस तरह के आने वाले हैं, नए फैशन ट्रेंड्स क्या होंगे और कौन से ऐसे ट्रेंड्स हैं जो कि 2025 से ही 2026 तक रहेंगे। तो हमारे साथ नरगिस बेग मौजूद थी, फैशन डिजाइनर है। नरगिस, थैंक यू सो मच, आप आई इसके पर बात की। और ब्रेक लेते हैं हम, यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। बैक टू जागो लाहौर। जनाब, साल 2025 काफ़ी हंगामा खेज साबित हुआ। पंजाब में जराइम को कंट्रोल करने के लिए गुज़श्ता साल में से CCD यानी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसे ना सिर्फ पूरी तरह से जदीद टेक्नोलॉजी और आलात से लैस किया गया था बल्कि लामहदूद इख्तियारात भी दिए गए। फिर उसके बाद CCD ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। गो के पुलिस मुकाबले किसी भी मुहज़्ज़िब मुआशरे में अच्छी नज़र से नहीं देखे जाते हैं, इसीलिए उन्हें दुनिया भर में हमेशा शुकूक व शुबहात की नज़र से ही देखा जाता रहा है। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि मुल्ज़िमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो जाएं और पुलिस के जवान खैर आफियत से प्रेस रिलीज़ जारी करते जाएं। ऐसा सिर्फ हमारे यहाँ पर ही होता है। और फिर क्यों ना हो, क्योंकि ख़ुद वज़ीर आला पंजाब मुतअद्दिद मौक़ों पर हमें CCD की सताइश करते हुए नज़र आती हैं और वो हमेशा उन्हें पंजाब में ख़ुसूसी अमन व अमान पर सराहती हुई नज़र भी आई हैं। लेकिन वो क्या है कि चंद रोज़ पहले यानी रवा हफ्ते और गुज़श्ता साल के आखिरी दिनों में लाहौर हाई कोर्ट में पुलिस मुकाबलों पर एक मुतफरक दरख्वास्त दायर कर दी गई है और जिसमें पंजाब पुलिस और जो दीगर अहम स्टेक होल्डर्स हैं उनको फ़रीक बना लिया गया है कि ये सब पुलिस मुकाबले मावराए आइन और ख़िलाफ़ कानून है और उन्हें रोका जाए। अब जो पुलिस की रिपोर्ट्स हैं वो हमने इंतहाई अहम हक़ाइक़ उनसे जाने हैं, जिनको आज के प्रोग्राम में हम हिस्सा भी बनाएंगे, जिन पर आगे चलकर ख़ुसूसी बात भी करेंगे। कि पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको मैं बताऊं तो साल 2025 में यानी अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक के मुताबिक 2564 पुलिस मुकाबले हुए हैं, जिनमें CCD ने 1274 मुल्ज़िमान को कमोबेश एक ही तर्ज पर पार लगाया है यानी कि हलाक किया है। होने वाले पुलिस मुकाबलों की फहरिस्त काफ़ी तवील है, लेकिन हैरानकुन तौर पर पुलिस कस्टडी में एक भी हलाकत पर FIA ने कोई भी तहकीकात नहीं की है, जिससे सूरत हाल की संगीनी बाखूबी अंदाज़ा उसका लगाया जा सकता है। तो इस पर हमने बात करनी है क्योंकि बताया ये जा रहा है कि साल 2023 और 24 की निस्बत साल 2025 में CCD के बनने के बाद पुलिस मुकाबलों में 110% इजाफा हुआ है। तो इस पर हम बात करते हैं। मुजाहिद शेख साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि क्या वजह है कि साल 2023 और 24 में भी पुलिस मुकाबले हुए, लेकिन 2025 में CCD के मारज़ वजूद में आने के बाद जो है पुलिस मुकाबलों में 110% इजाफा हुआ है। तो मुजाहिद साहब आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। न्यू ईयर आपको भी मुबारक हो। आपको भी नया साल मुबारक। खैर मुबारक जी। ये 2025 की रिपोर्ट बड़ी ही खौफनाक है, हैरत अंगेज़ इंकशाफात हुए हैं। 2023 में भी हमने देखा, उससे पहले भी पुलिस मुकाबले होते थे, 2024 तक भी पुलिस मुकाबले होते रहे, लेकिन 2025 में CCD के आने के बाद 110% इजाफा हुआ है। ये वाकई क्राइम कंट्रोल किया जा रहा है इस तरह? बिल्कुल मुनीबा, जो आपने प्रोग्राम का जिसमें जिक्र किया कि लामहदूद उनको इख्तियारात दिए गए हाँ और पीछे मुड़ के नहीं देखा,
ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लामहदूद जो इख्तियारात हैं उसमें ये है कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को सबसे पहले टारगेट दिया गया कि जो शूटर हैं, जो डकैतियाँ करते हैं, राजनी की वारदातें करते हैं, उनको गिरफ़्तार किया जाए, और गिरफ़्तार करने के बाद जो लामहदूद इख्तियारात का लफ्ज़ है वो फिर ये है कि उन्होंने फिर उसकी जो सज़ा सोची उसको खुद ही से दी, सोची उन्होंने दी भी। ठीक है। फिर उसके बाद इनको इख्तियारात जो है वो दरीना दुश्मनी की बुनियाद पर जो लोगों को पकड़ने के बाद जो नताइज आते रहे वो सबके सामने है। फिर अब उनको एक ऑनलाइन फ्रॉड करने का जो लोग थे उसमें मुलविस, वो टारगेट जो है वो भी दे दिया गया, गैर कानूनी असले का भी दे दिया गया, डाला कल्चर का भी दिया गया। और यकीनन ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और ख़ास कर जो हमारी वज़ीर आला पंजाब है मरीम नवाज़ साहिबा, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि क्राइम जो है वो लाहौर में जो ऑपरेशन विंग है या इन्वेस्टिगेशन विंग है उसको वो उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो एक OCU जो एक ऐसा विंग था उसको नया नाम दिया गया CCD का, और बहुत ही मोहतात अंदाजे के मुताबिक, जिसमें कोई तहरीरी तौर पे मुसद्दका इतलात नहीं है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन है कि 2200 लोग अब तक, जब तक CCD क़याम अमल में लाया गया है, 2200 लोग मुबैना पुलिस मुकाबले में पार हुए हैं। ये मुख्तलिफ लोग इसको रिपोर्ट भी करते हैं, कोड भी करते हैं। अब जहाँ तक बात है कि इसको किस मकसद के लिए बनाया गया, जो आपने अपने दुरानिये में आगाज़ में आपने बताया कि इसका मकसद ये था कि क्राइम को कंट्रोल किया जाए। तो मुनीबा, आप भी ज़ाहिर ऐसी सोसाइटी का हिस्सा हैं कि इसमें तो कोई राय नहीं है कि CCD के क़याम के बाद वक्ती तौर पे, लफ्ज़ बोला जा रहा है, वक्ती तौर पे क्राइम कंट्रोल हुआ है, ठीक है। और तमाम विंग जो जिनकी ये जिम्मेदारी थी क्राइम को कंट्रोल करना, वो फेल हुए हैं। अगर आपने ऑपरेशन विंग, आपने ख़ास कर इन्वेस्टिगेशन विंग देखना है तो वो मुकम्मल तौर पर 2025 में नाकाम रहे। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जिसको CCD कहा जाता है वो कामयाब रहे। मारवाए अदालत जिसको एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कहा जाता है, उसके तहत उन्होंने लोगों को सजाएं दी और उसकी वजह से क्राइम कंट्रोल हुआ। अब इस न्यू ईयर पे अभी तक जो एक रिपोर्ट हुआ है लियाकताबाद में कि हवाई फायरिंग का वाकया हुआ मॉडल टाउन डिवीजन में, तो मुजाहिद साहब, अभी हवाई फायरिंग से एक फ़र्द जो है ना वो जाबाक हो गया है। इसी तरह हम आगे भी 2025 में भी यही सूरत हाल रही है। ठीक है, क्राइम कंट्रोल हुआ है, लेकिन खौफ व हरास भी तो फैला है ना पूरी अवाम, मतलब लाहौरियों के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर खौफ फैला हुआ है कि कहीं ना CCD ना आ जाए। बिल्कुल, जैसे वो एक मूवी बड़ी मशहूर थी, गब्बर सिंह आ जाएगा, तो वो वाला हिसाब डेफिनेटली हुआ है, वो सूरत हाल हुई है। और CCD ने, देखें, जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि साल 2026 का जब आगाज़ हुआ है, तो अगर हम 24 में जब 25 में दाखिल हो रहे थे और 24 का इख्तिताम हो रहा था, तो हवाई फायरिंग के वाक़यात बहुत से हुए थे। और इस बरस जो है वो एक ही वाक़या लाहौर में अभी तक रिपोर्ट हुआ है, जो अभी तक रिपोर्ट हुआ है। तो इसमें तो लोगों को कंट्रोल कर होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, और इसकी वजह सबसे मुनीबा ये है कि ये वक्ती तौर पे कंट्रोल है, ये मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं है। देखें, जो शख्स भी कोई गलत काम करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, इदारों को, अदालतों के ज़रिए उनको सज़ा दी जाए। कानून आप उसको नहीं कर सकते। देखें, अब पिछले दिनों से आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे एक बहुत इशू चल रहा था कि एक ही ख़ानदान के 5 अफराद जो हैं वो मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए, जिसमें 3 सगे भाई और 2 उसमें बेनोई हैं, जो एक बेनोई और एक बेनोई का भाई बताया जाता है, और 22 बच्चे यतीम हो गए। आप देखें कि एक ही ख़ानदान के 22 बच्चे यतीम हो गए, और उसमें सिर्फ अब वो बेवाएँ हैं जो हामला हैं, जिनके बच्चों ने दुनिया में आने से पहले अपने बाप को जो है खो दिया। और वो बहुत सारा उन्होंने सोशल मीडिया पे जो है इस वक्त वावेला हो रहा है, लेकिन ऑफिशियली क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से कोई ऐसा स्टेटमेंट सामने नहीं आ रहा
कि ये किस तरह के क्रिमिनल थे, इनका रिकॉर्ड क्या था। बताया ही जाता है कि जो हमारे ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं, जो सीसीडी इसको कंफर्म नहीं कर रहा अभी, कि वो नौसरबाजी करने वाले लोग थे, लोगों के साथ ऑनलाइन शायद फ्रॉड करना, लोगों से पैसे बटोरना, ये इल्ज़ाम की सूरत में ये बात सामने आ रही है। लेकिन अगर ये सारा कुछ सिर्फ ऑनलाइन फ्रॉड वाले थे या लोगों के साथ नौसरबाजी करने वाले थे और एक तरफ लोगों के साथ डकैतियां करने वाले, लोगों को कत्ल करने वाले लोग थे, उनकी भी ये सज़ा है, और सिर्फ जो स्कैमर्स हैं उनकी भी यही सज़ा है। तो और फिर दूसरी बात यह है कि 22 बच्चे, इसका हिसाब तो किसी ना किसी दौर में या किसी ना किसी वक्त में देना पड़ेगा उनको जिन्होंने ये सब कुछ किया। कि 22 बच्चे यतीम हो गए। हम बिल्कुल उनको डिफेंड नहीं करते हैं, उनकी वकालत नहीं करते हैं, हाँ। लेकिन हम कह रहे हैं कि एक सिस्टम के तहत चले ना, अदालत में अदालतें मौजूद हैं इंसाफ देने के लिए, आप वहां पर जाएं, सारी चीजें मावराए अदालत मावराए आइन हो के ये सारी चीजें हो रही हैं। और इसमें मुनीबा एक और बड़ा एक पहलू सबसे बड़ा जो ये है, लोगों को जो हमें शिकायत मसूल हो रही है कि जिन डाकुओं को मुबैना पुलिस मुकाबले में पार किया गया या मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाते रहे, चाहे साथियों की फायरिंग से, उन्होंने जो रकम लूटी उसकी रिकवरी नहीं हुई। हाँ, वो नहीं मिले अभी तक, वो अभी तक नहीं मिले। जिनकी गाड़ियां छीनी गई, बाइक छीनी गई, पैसे छीने गए, जेवरात छीने गए, वो उनको रिकवरी नहीं हुई। वो कहाँ गए? वो पता नहीं कहाँ, हवा में उड़ गए। हवा में उड़ गए, जाहिर है वो लोग मर गए मुल्जमान। हालांकि अब इसी तरह से हम आ जाए इन्वेस्टिगेशन विंग की तरफ, तो इन्वेस्टिगेशन विंग में भी एक इस तरह का अमल जो इस बरस देखने में आया, खासकर कि अगर आपके साथ 20,000 रुपये की 25,000 रुपये की डकैती होती है तो इन्वेस्टिगेशन विंग अपने आला हुकाम की मर्जी से उसमें 2-3 हज़ार रुपये की रिकवरी डालते हैं और वो चलान अदालत में जमा करा देते हैं, और जिसका जो मुकदमे का मुद्दई होता है उसको पता ही नहीं होता। उसको पता ही नहीं है कि मेरा मुलजिम पकड़ा गया है, मेरी रिकवरी मुझे मिली नहीं है। तो वो ये ऐसे कई 2-3 केसेस आए जो यहाँ पे पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन के काम है उनको बताया भी गया। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है कि जो किसी का नुकसान हुआ वो पूरा करवाएं? अगर डाकू ने किसी गरीब आदमी का 40-50 हज़ार का मोबाइल छीना है तो आप उसकी 2-3 हज़ार रुपये रिकवरी डाल के तो अल्लाह हाफिज़ कर देते हैं और अदालत में अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि जी हमने इतने चलान जमा करा दिए, कोई रोड पेंडिंग नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है वज़ीर आला पंजाब को ये भी सोचना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन विंग में भी कोई मजबूत फैसले करने वाले अफसरान को लाने चाहिए। देखिए, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, मैं क्रेडिट देता हूँ गो के वो मारवा अदालत सारा कुछ हुआ है, लेकिन क्राइम कंट्रोल का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ सीसीडी को जाता है और आर्जी क्रेडिट है ये मुस्तकिल तौर पे नहीं है। आपने पुलिस मुकाबलों की जो बताई है कि 2023 से लेके अब तक जितने हुए हैं, एक पुलिस मुकाबला इन्वेस्टिगेशन विंग ने किया है वो पूरे साल 2025 का है, और उसमें भी मुकाबला जो है वो कम से कम 5 या 4 इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे जिन्होंने पुलिस मुकाबला करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम ये पुलिस इनकाउंटर फेक इनकाउंटर नहीं करेंगे, तो फिर उनको क्लोज लाइन कर दिया गया। मनावा पुलिस स्टेशन था, जनूबी छौनी का पुलिस स्टेशन था, गाजियाबाद का इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन था। इन्होंने इनकार किया कि एक जो शख्स था वो हम नहीं करेंगे, तो उनको वही अफसरान उन्होंने उनको चेंज किया। फिर वो गुजरपुरा का पुलिस स्टेशन जो है वहाँ पे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन था, उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की और उसको जो है वो उन्होंने फिर इनकाउंटर किया कि अपने ही साथियों की फायरिंग से वो, हालांकि वो क्रिमिनल आदमी था, उसने पुलिस वाले भी जख्मी किए थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन वो साल 2025 का इन्वेस्टिगेशन का एक वाहिद एक ही काम ऐसा सामने आया जिसमें 4 लोगों को क्लोज भी करना पड़ा। यकीनन जब क़यादत कमज़ोर फैसले करेगी तो फिर नीचे लोग, हमने तो कभी नहीं सुना कि किसी पुलिस ऑफिसर ने ऐसे इनकार किया हो कि जी मैं ये काम नहीं कर सकता। कमांड कमज़ोर होगी तो फिर डेफिनेटली इसी तरह के फैसले होते हैं। और जो सीसीडी है ये पूरे पंजाब में मुनीबा इन्होंने क्राइम को कंट्रोल किया है। अब आप कल रात जो लिबर्टी में एक जो गवर्नमेंट की जानिब से किया गया था, आतिशबाजी का इंतज़ाम किया गया था, उसमें मैंने खुद देखा कि बहुत सारी फैमिलीज़ और बिल्कुल ऐसे वहाँ पे मौजूद थी कि उन्हें फील हो रहा था
कि ये हमें कोई यहाँ पे लूटने के लिए गन पॉइंट पे कोई नहीं आएगा। सड़कों पे मेन जो रोड्स हैं वहाँ पे लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी की, जिस तरह से न्यू ईयर दूसरे ममालिक में मनाया जाता है, हमारे चले नहीं, हमारे यहाँ पे पहली दफ़ा हुआ और गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया। सिक्योरिटी के भी अच्छे इंतजाम वहाँ पे किए गए, पुलिस भी हमें प्रॉपर नज़र आती रही, और जैसे ही वहाँ से वो सारी आतिशबाजी का सिस्टम ख़त्म हुआ तो ट्रैफिक वार्डन्स वहाँ पे उन्होंने ट्रैफिक को रवां दवां करना शुरू कर दिया और बड़ा अच्छा इंतज़ाम था। अब ये वहाँ पे खड़े होकर मुझे इस बात का ज़रूर ख्याल आ रहा था कि अगर ये हम ऑपरेशन या इन्वेस्टिगेशन पुलिस के ऊपर डिपेंडेंट होते तो फिर शायद मैं भी खड़ा ना होता। कम अज कम अब ये है कि आपके रात को के वक्त तो आपके पास से कोई गुजरता था बाइक वाला तो आप घबरा जाते थे कभी कोई गन निकालेगा और आपको लूटने की कोशिश करेगा। लेकिन ये सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब का है, ये कि उन्होंने सीसीडी का ये किया। मैंने कहा कि ये आर्जी ज़रूर है, इसको मुस्तकिल करने के लिए मुस्तकिल इदारों से मुस्तफीद हमें होना पड़ेगा। तो ये है कि आप आर्जी तौर पर किसी भी चीज़ का हल ना निकालें बल्कि मुस्तकिल तौर पर उसका हल निकालने की कोशिश करें। सीसीडी बेशक अच्छा काम कर रही है, क्राइम कंट्रोल भी कर रही है, लेकिन जो मावराए आइन काम हो रहे हैं उनको थोड़ा सा कह लें कि कम करने की ज़रूरत है, काबू में करने की ज़रूरत है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मुजाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम बात कर रहे थे पंजाब के हवाले से कि कितना क्राइम कंट्रोल हुआ 2025 के अंदर, सीसीडी की कारकर्दगी किस तरह की रही और कितने जो एनकाउंटर्स हैं, पुलिस मुकाबले हैं वो किए गए हैं। तो मुजाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए और इसके ऊपर बात की है। इसी नोट पर हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।